देखिए भाई प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लास में दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। इससे पिछली वीडियो एक बनाई हुई है मौलिक अधिकारों पर। जो मौलिक अधिकार होंगे उनका क्या महत्व है आपकी जिंदगी में, एक ह्यूमन होने के नाते, एक इंसान, एक व्यक्ति होने के नाते मौलिक अधिकार कहां कहां तक आपके फैले हुए हैं, किन किन मौलिक अधिकारों का आप प्रयोग में लाते हो और कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको नहीं दिए जाते और कौन कौन से मौलिक अधिकार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें हम आपको एक पिछली वीडियो में बता चुके हैं जिसमें लिखा होगा कि मौलिक अधिकारों का महत्व। ठीक, तो उन सब चीजों में उस वीडियो में जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात की गई है उन मौलिक अधिकारों का महत्व आपको समझा दिया गया। अब इसके साथ हम क्वेश्चन भी उठते हैं वहां से और यहां से भी बहुत क्वेश्चन निकलेंगे। इंपोर्टेंट चीज अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेदों से क्वेश्चन निकलते ही हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार की बात की जाती है। इसी के साथ हम अनुच्छेद 12 पहला ही आर्टिकल पढ़ते हैं। हम अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या लिखा जाता है भाई? राज्य की परिभाषा। किसकी मेरे भाई? राज्य की परिभाषा। अच्छा, ये लिखा जाता है कि राज्य की परिभाषा। अच्छा, राज्य की परिभाषा स्टार्टिंग में आप पढ़ तो रहे हो मौलिक अधिकार, लेकिन आर्टिकल 12 क्या करके बैठा है? पहले ही राज्य वर्ड लेके बैठा है। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे हो, आप अपने अधिकार पढ़ रहे हो, तो इसमें राज्य शब्द का क्या मतलब आने का है ना? तो राज्य शब्द का एक बहुत बड़ा मतलब इसमें आने का भाई, जो राज्य होगा, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि जो मौलिक अधिकार होंगे वो राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं, इसलिए अनुच्छेद 12 राज्य लेकर के बैठा है। पहले राज्य के विरुद्ध दिए जाते का क्या मतलब है जी? तो फिर राज्य क्या? इसमें राज्य एक भूमि का टुकड़ा ना होकर के वो प्रत्येक इकाई या वो प्रत्येक संस्था राज्य होगी, स्टेट होगी, जो राज्य द्वारा फंड से पोषित होती हो। समझ रहे ना? देखिए, जैसे मान लिए आप, ये कोई स्कूल है, ठीक, ये स्कूल है और इस स्कूल में आपने प्रवेश करना पड़ेगा, आपने एडमिशन लिया और इस स्कूल में क्या है मेरे भाई? इस स्कूल में राज्य कहीं ना कहीं पैसा देता है, अर्थात राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो इसमें कहीं ना कहीं फंड करती है, निवेश करती है, पैसा देती है इसको चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? ये भी एक राज्य में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मौलिक अधिकार होंगे वो आपको राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। आप इसमें एडमिशन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये नहीं कहेगा कि हमारा पर्सनल है या हम इसमें आपको एडमिशन नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। तो जहां भी जिस भी निकाय में या जिस भी संस्था में राज्य फंड देगा या राज्य उसमें पैसा देने का काम करेगा, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होगा? एक राज्य के अधीन माना जाएगा। इसी के साथ पूरी की पूरी केंद्र सरकार या पूरी की पूरी राज्य सरकार भी राज्य शब्द के अधीन आएगी। क्यों आएगी? ऐसा थोड़ी, देखो आप अभी बताया मैंने एक लाइन आपको कि जो मौलिक अधिकार होंगे वो राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध भी दिए जाते हैं। यदि राज्य शब्द के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों निहित है तो इसका मतलब मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध दिए जाते हैं। बिल्कुल दिए जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपके मौलिक अधिकारों से छीन लेगी, आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन लेगी। ऐसा थोड़ी ना कि वो ये कह देगी कि आर्टिकल 19 आपका खत्म, कोई कानून बनाए सरकार और कह दे कि आर्टिकल 19 खत्म। ऐसा नहीं कर सकती। 19 घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। जब आपके पास ये सारी स्वतंत्रता ही नहीं बचेंगी तो फिर आप क्या करोगे, है ना? तो इसका मतलब क्या होता है भाई कि राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं मौलिक अधिकार। पूछा गया क्वेश्चन है, राज्य के विरुद्ध। और एक चीज, राज्य में वे सारी संस्थाएं आएंगी जिन्हें राज्य पैसा देता हो, राज्य फंड देता हो, वो सब भी राज्य के अधीन गिना जाएगा। वो सरकारी पद भी राज्य होगा जिसे सरकार फंड देती हो, सरकार पैसा देती हो। एक गवर्नमेंट जिसके ऊपर गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाता है, भले ही वो राष्ट्रपति हो
प्रधानमंत्री हो, पूरी की पूरा मंत्रिमंडल हो, या सरकारी कोई भी कर्मचारी हो, डीएम से लेके आपके कांस्टेबल तक, सब के सब किसके अधीन आएंगे? राज्य शब्द के अधीन आएंगे। इनके खिलाफ, अर्थात इसी बात को तो लिखा जाता है कि मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध दिए जाते हैं। अब मान लो कोई सरकारी आदमी है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सरकारी नौकर है कोई, तो इसका मतलब वो थोड़ी ना कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, नहीं कर सकता। तो सबके नाम अलग अलग ना लिख करके आर्टिकल 12 में सिर्फ एक नाम लिख दिया जाता है। आपका अनुच्छेद 12 में राज्य है, इनको नाम दे दिया जाता है राज्य। क्यों दिया जाता है नाम राज्य? ये भी इंपॉर्टेंट है कि वह व्यक्ति या वह निकाय जो कहीं ना कहीं भारत के सहयोग के लिए कोई ना कोई कृत करती हो, वो निकाय क्या होगी? राज्य होगी। बशर्ते उसे सरकार फंड देता हो या सरकार उसमें कहीं ना कहीं निवेश या उसकी सहायता में भागीदारी हो, वो प्रत्येक निकाय क्या कहलाएगी? राज्य कहलाएगी अनुच्छेद 12 के तहत। अनुच्छेद 12 इतना ही है भाई। अनुच्छेद 12 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अनुच्छेद 12 इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आर्टिकल 13 देखे क्या होता है भाई। आर्टिकल 13 मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया है। अनुच्छेद 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में लिख लेना, सारे के सारे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे और वह सारी निकाय होंगी जिन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहीं ना कहीं फंड देती है। वो सारी चीजें कहां पर रखी जाएंगी? राज्य में रखी जाएंगी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी सरकारी पद हो, सब के सब। एक बात और इसमें ये ध्यान रखना, निजी संस्था को छोड़कर, किसको भाई? निजी प्राइवेट संस्था हो कोई किसी की, आप ऐसा थोड़ी ना कि किसी के घर में जाके घुस जाओगे कि हमें तो अधिकार है, आर्टिकल 19 के माध्यम से हमें अधिकार है कहीं भी जाने का। ऐसा नहीं है मेरे भाई। निजी संस्था को छोड़ करके यदि किसी का प्राइवेट, किसी की संस्था है, किसी की निकाय है, आप उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी प्राइवेट है, पर्सनल है। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल, कुछ प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि माँ बाप का पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी माना जाता है। पहले माँ बाप का इंटरव्यू होगा, तब जाके बच्चे की एंट्री होती है, बच्चे का एडमिशन होता है। तो ये एक प्राइवेट संस्था है ना, ये एक प्राइवेट संस्था। इनको आप ये नहीं कहोगे कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे, आप कोर्ट पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हें सरकार फंड नहीं दे रही है ना, सरकार की नजरों में है लेकिन सरकार पैसा नहीं दे रही इन्हें चलाने के लिए। तो क्या होगा? ये एक प्राइवेट संस्था और आप इसमें मौलिक अधिकार आगे नहीं रख सकते। आपके मौलिक अधिकार वहां तक होंगे जहां आपको राज्य सहायता देता है, सरकार सहायता देती है, और वो सारी संस्थाएं होंगी और वो सारे सरकारी पद होंगे, सरकारी व्यक्ति होंगे। ये होता है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 समझिए क्या होता है भाई। आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 का एक्चुअली 4 पार्ट है, चारों के चारों बड़े ध्यान से समझना। अनुच्छेद 13 क्या है कि वह विधि या वह कानून, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल समझ लो आप, आर्टिकल 12 और 13 लगभग आपको पूरा का पूरा मौलिक अधिकार समझ में बैठ जाएगा, क्योंकि हर जगह राज्य की बात होगी और हर जगह विधि या कानून की बात होगी। तो वह विधि या कानून, वह विधि या कानून वहां तक बने रहेंगे जहां तक मौलिक अधिकारों का हनन ना होता हो। इसका मतलब क्या है कि जो मौलिक अधिकार होंगे, जो आर्टिकल 13 होगा, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जो भी कानून होंगे या जो भी विधि होगी वह वहां तक लागू होगी जहां तक मौलिक अधिकारों का हनन न होता हो। अर्थात जहां पर भी मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, जहां पर भी मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, समझो आर्टिकल 13 उस कानून को तुरंत रद्द कर देता है। क्यों? लिखा गया आर्टिकल 13 के फर्स्ट में और सेकंड में कि जो भी वो कानून होगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो वो स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा। अनुच्छेद 13 यही बताता है कि वह कानून या वह विधि जो मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन करती हो वह कानून या वह विधि स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। अनुच्छेद 13 के अनुसार यही बात लिखी जाती है। अनुच्छेद 13 के 4 पार्ट है। अनुच्छेद 13 का 1 क्या कहता है, ध्यान से समझना। अनुच्छेद 13 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है मेरे भाई कि वह कानून जो, इंपॉर्टेंट है, कि वह कानून जो संविधान लागू होने से पहले के या आजादी से पहले के
1947 से पहले का कोई कानून है और वह कानून, देखो हम 1947 में आजाद हो जाते हैं, इस आजादी में हम यहां पर जी रहे हैं, है ना। पहले हम यहां थे तो ऐसे थे, अब मान लो हम यहां पर है तो ऐसे है, ठीक। अब 1947 से पहले हम ऐसे व्यक्ति हैं, अब यहां पर कोई कानून लागू हो जाता है, ठीक। अब तेहरे का फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान समझना। अब 1947 के बाद और 1947 के पहले, यदि पहले की बात करें तो 1947 से पहले यदि कोई ऐसा कानून बनता है जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो भी कानून क्या समझा जाएगा, समाप्त समझा जाएगा वर्तमान में। अर्थात मान लो 1946 में कोई ऐसा कानून बना दिया, भाई 47 तक तो अंग्रेज थे, 1946 में कोई ऐसा कानून बना दिया जिसमें वर्तमान में आकर के आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, तो वो पहला बनाया गया कानून भी अनुच्छेद 13 के फर्स्ट पार्ट के अनुसार क्या समझा जाएगा, समाप्त समझा जाएगा, खत्म समझा जाएगा। इसी के साथ बाद की बात, अनुच्छेद 13 का 1, अनुच्छेद 13 का 1 क्या कहता है कि जो संविधान से लागू होने से या फिर जो आजादी से पहले के जो भी कानून होंगे, जो भारत आजादी से पहले के कानून होंगे, यदि वो आपके मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करते हैं, मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो वह कानून स्वतः ही समाप्त समझे जाएंगे। अनुच्छेद 13 का प्रथम पार्ट यही बोलता है। आर्टिकल 13 का सेकंड पार्ट सुनिए भाई क्या होता है बड़े ध्यान से। अनुच्छेद 13 का सेकंड पार्ट क्या है, द्वितीय पार्ट, कि जो भी कानून 1947 से बाद के, 1947 से बाद के जो भी कानून होंगे, यदि वह कानून कहीं ना कहीं आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो वह कानून भी क्या माने जाएंगे, समाप्त माने जाएंगे। हनन यदि कहीं पर भी जो भी, मान लो 1947 के बाद का क्या मतलब है, मान लो 1951 में कोई कानून बना और वह कानून आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, मौलिक अधिकार मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं ना कहीं अल्पीकरण करते हैं, हनन करते हैं, तो क्या होगा कि अनुच्छेद 13 के 2 के अनुसार वह कानून भी क्या समझा जाएगा, बिल्कुल निरस्त समझा जाएगा, समाप्त समझा जाएगा। 13 के दूसरे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है कि जो भी कानून आजादी के बाद का जो भी कानून होगा या आजादी से पहले का जो भी कानून होगा, यदि मौलिक अधिकारों को वो जहां तक भी उनका हनन करते हैं, केवल वहां तक वो कानून समाप्त समझा जाएगा। अर्थात इसका क्या मतलब है कि यदि मौलिक अधिकार, मान लो देखो, मौलिक अधिकार में यदि कोई कानून बना दिया गया, आपका एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के अनुसार संचरण की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, यदि कोई कानून बना दिया और उस कानून में यह बात कही गई कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वह कानून क्या समझा जाएगा, बिल्कुल समाप्त समझा जाएगा। लेकिन यदि इस कानून में और भी बहुत सारी बातें लिखी गई है, जैसे कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता आपकी तब समाप्त होगी जब आंतरिक अशांति हो, भारत में बाह्य आक्रमण हो चुका हो भारत में, तब मौलिक अधिकारों का हनन समझा जाएगा। तो क्या होगा, वो केवल कानून वहां तक समाप्त होगा जहां तक आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मान लो ये पूरी लाइन कोई कानून लिखा, इस पूरी लाइन में कोई विधि लिखी, कानून लिखा, और ये जो विधि है यहां से स्टार्ट हुई, ये ऐसे चलती है सीधी सीधी, और यहां पर आकर के आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है और मौलिक अधिकारों का हनन यहां तक करती है। तो ये जो विधि की लाइन होगी, ये जो कानून की लाइन होगी, ये केवल यहां तक समाप्त समझी जाएगी, इससे आगे थोड़ी ना कर रही। जो आगे लिखा हुआ है इस कानून में, इससे आगे थोड़ी ना आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा। तो ये वाला जो लाइन होगी, अर्थात ये वाला जो कानून होगा, वो क्या समझा जाएगा, वो पूर्णतः लागू समझा जाएगा, वो समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 13 के 2 के अनुसार यही बात दिखाई जाती है। अनुच्छेद 13 का 3 समझिए क्या होता है भाई, इंपोर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 13 का तीसरे पार्ट में क्या है भाई, विधि की परिभाषा। किसकी मेरे भाई, विधि शब्द का स्पष्टीकरण किया गया। जो विधि अर्थात जो कानून होगा उस शब्द का स्पष्टीकरण, विधि शब्द का स्पष्टीकरण की को क्या विधि होगी, कानून होगा क्या एक्चुअली में, उस बात को आर्टिकल 13 का 3 बताता है। तो कानून क्या होगा, अनुच्छेद 13 के 3 के अनुसार कानून क्या होगा, वह आदेश या वह अध्यादेश या वह उपदेश जो भारत सरकार द्वारा
पारित होता है और मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है, वो सब किसके अंतर्गत लिखा जाएगा? विधि या कानून के अंतर्गत आएगा। दोबारा सुनिए, वह आदेश, वह अध्यादेश या वह उपदेश जो भारत सरकार या संविधान द्वारा पारित किया जाता है और वह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है, तो वह किसके अंतर्गत रखा जाता है मेरे भाई? विधि के अंतर्गत रखा जाएगा, कानून के अंतर्गत रखा जाएगा। इसी के साथ क्या दूसरी बात क्या होती है कि यदि ये जो शब्द है, ये शब्द वहां यूज नहीं होगा जहां आप प्राइवेट लगा दोगे, प्राइवेट जैसे आप जहां पर निजी लगा दोगे, जहां पर आप निजी लगा दोगे। मान लो कोई निजी संस्था है और उस निजी संस्था ने कोई प्रॉपर कानून बनाया है, अपनी निजी संस्था के लिए कोई प्रॉपर कानून बनाया है, तो आप वहां नहीं कहोगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां नहीं कहोगे आप, फिर क्योंकि वो प्राइवेट है, उसका निजी है, अपना पर्सनल है। यदि मैं चाहूं इस कहूं कि इस क्लास में मतलब आप नहीं आओगे, तो आप नहीं आओगे क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, मेरा निजी सेंटर है। ऐसा नहीं है कि अब जाके आप कोर्ट पहुंच जाओगे, थाने में खड़े हो जाओगे कि भैया वो भैया तो ऐसे हैं सेंटर वाले, हमें प्रवेश नहीं करने दे रहे। ये मेरा निजी है, हमें भारत सरकार पैसा नहीं दे रही, इस कमरे में जो भी चल रहा है, इस क्लास में जो भी हो रहा है उसमें सरकार का कोई भाग नहीं है। तो इसलिए हम उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहे। हमारा प्राइवेट नियम है, वो हमने कुछ प्राइवेट कानून बनाए हुए हैं कि आप क्लास में आकर के केवल पढ़ोगे, मस्ती नहीं करोगे, तो वो सारी चीजें होती हैं भाई, है ना। तो जहां पर भी प्राइवेट वर्ड यूज किया जाएगा उसमें विधि में फिर आपके कानूनों का, आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, क्योंकि वो एक प्राइवेट संस्था है। आप ये नहीं कहोगे कि जी हमारा तो उस संस्था में, उस घर में हमें जाने नहीं दिया, ऐसा थोड़ी ना, फिर तो आप किसी के भी घर में बढ़ जाओगे, है ना, किसी घर में घुस जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 13 का 3 बताता है। अनुच्छेद 13 का 4 अंतिम पार्ट आर्टिकल 13 का 4 क्या कहता है भाई? इंपोर्टेंट आर्टिकल 4 13 का 4 में क्या है? एक्चुअली में अनुच्छेद 13 का 4 था नहीं, ये जोड़ा जाता है आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा, 24वां अमेंडमेंट 1971 द्वारा ये जोड़ा जाता है। 13 का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इसमें क्या लिखा होता है मेरे भाई? इसमें यह लिखा होता है कि जो विधि होगी या जो भी आर्टिकल 13 होगा वो आर्टिकल 368 के अधीन नहीं माना जाएगा, 68 के तहत नहीं माना जाएगा। अच्छा एक बार और सुनो, जो अनुच्छेद 13 का 4 में जो लिखी गई बात है कब जोड़ा गई भाई? 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। क्या लिखा जाता है कि जो आर्टिकल 13 होगा, अनुच्छेद 13 होगा, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 368 क्या है? अनुच्छेद 368 क्या है मेरे भाई? संविधान संशोधन, अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा। अर्थात यदि कोई भी कानून आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो फिर उसमें दूसरा पक्ष ये नहीं कहेगा कि आप इसका न्यायपूर्ण अवलोकन करवाओ, अमेंडमेंट करवाओ, संविधान संशोधन करवाओ। आर्टिकल 368 से परे रखा हुआ है। किसको? अनुच्छेद 13 को। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 13 के 4 के माध्यम से। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आर्टिकल 368 लिख लेना, संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन भी आपके 3-4 प्रकार के होते हैं, बताएंगे जब संविधान संशोधन पढ़ाएंगे, ठीक भाई। तो इसके साथ जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 कंप्लीट हो जाता है भाई। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो मौलिक अधिकार हैं आपके, यहां से मौलिक अधिकार स्टार्ट नहीं होते, मौलिक अधिकार के तो आपके स्टार्ट होंगे आर्टिकल 14 से लेकर के, है ना, जितने भी मौलिक अधिकार होंगे वो सारे के सारे हम पढ़ने का काम करेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में। बस आज इतना ही रखते हैं। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 बड़े ध्यान से पढ़ा, बड़ी समझ से पढ़ा। देखो स्टेट में बैठ जाओ, दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत डीप तरीके से आपने चीजें पढ़ ली, है ना। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कंटेंट को आप लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और वीडियो को बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से फैला दो मेरे भाई। आपकी हेल्प चाहिए यार, और कुछ नहीं, बस, है ना। अभी आपकी बस थोड़ी सी मदद चाहिए, बाद में हम आपकी बहुत सारी मदद करेंगे। आप तो देखो, एक विद्यार्थी का जो काम होता है ना वो केवल पढ़ने का होता है। वो पढ़ने का जो माध्यम है वो कहीं से भी मिलो, क्या फर्क पड़ता है भाई?
आप यहाँ भी पर भी तो बैठ के पढ़ते ही हो, आप ऑफलाइन भी तो पढ़ते ही हो, आप इन माध्यमों से पढ़ रहे हो, तो क्या फर्क पड़ता है। लॉकडाउन की कंडीशन है, आप सबको पता है, सबके सब घर में बैठे हुए राजा महाराज हो रहे हैं, अशोक बन रहे हैं, सम्राट अशोक। तो देखो सब चीजें बड़े ध्यान से समझाई गई है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 बड़े ध्यान से समझाया गया है। तो बहुत अच्छा कंटेंट था, ऐसी बात नहीं है। आप लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना रखते हैं बस, धन्यवाद।